राष्ट्रीय राजनीति में जदयू को डिफेंड करने वाला कोई है क्या? और नीतीश कुमार के करीबी हैं जिनको लगातार बाहर किया जा रहा है छट छट कर जी। किसी त्यागी नहीं होने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर जदयू को कोई नामलेवा नहीं बचा जी। कर दिया गया कि पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो नीतीश कुमार के करीबियों को एक एक करके छांट रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टेचर पर एक खबर है और जहां चर्चा करेंगे जदयू के अंदर की गैंगवार। दरअसल जदयू में हर 6 महीने पर एक नया विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद में कई नेता उभर कर सामने आते हैं और कई लोग बाहर भी जाते हैं। आरसीपी सिंह को, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, कई ऐसे नेता हैं जो लगातार जदयू के गैंगवार का शिकार हो चुके हैं और इस गैंगवार में एक ही गैंग बचता है, दूसरा बाहर जाता है। ऐसे में आज भी हमारे पास एक खबर है जदयू के अंदर होने वाली गैंगवार की, जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गैंगवार में जनता दल यूनाइटेड का नुकसान क्या होगा, नफा क्या होगा, कौन कौन से नेता उभर कर सामने आएंगे। अभी कमेटी आपने देखी जदयू की जी। आपने कहा कि संतुलित है, कुशवाहा समाज को भरा गया है, मतलब लौकुश समीकरण को संतुलित किया गया जी। लेकिन दूसरा समीकरण तो जदयू में नहीं गड़बड़ा रहा है। नहीं, ठीक है, सामाजिक समीकरण को मेंटेन करना नीतीश कुमार का प्राथमिकता रहा है और आज नीतीश कुमार भले ही कमजोर हैं लेकिन उसी सामाजिक समीकरण के भरोसे वो चुनाव में जाते हैं जी। और अगर 40-45 विधायक भी जीत कर आपके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। जी जी। तीसरे नंबर की पार्टी अब बनकर बिहार में आए, इससे नीचे भी पार्टियां हैं ना जी, है। कई पार्टियों ने 4 विधायक जिताए, किसी ने 5, किसी ने 3, किसी ने 2 और सबके विधायक टूट कर भागे हैं। अब याद रखिएगा, मुकेश सहनी के विधायक सारे टूट गए, ओवैसी के विधायक भाग गए, चिराग के विधायक भागे, निर्दलीय भागे, बसपा के विधायक भागे जमा खान, और भागे नहीं तो नीतीश कुमार के विधायक भाजपा के प्रयास के बावजूद नीतीश में ऐड भी हुए। मतलब नीतीश कुछ तो अच्छा जानते हैं लेकिन जहां नीतीश की पार्टी में अच्छी चीजें जब हो रही थी उस समय कई नेता अभी जो अलग हो गए हैं वो मौजूद भी थे, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उन्हें भी जाता है जी। आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं कुशल संगठन करता थे, इस बात में कोई परहेज नहीं। आज भी जदयू के लोग नीतीश के सामने ना बोले लेकिन ये बात रोज फेस करनी पड़ती है लालन सिंह को जब जब आरसीपी सिंह का नाम आता है जी। कि कहीं ना कहीं जो संगठन उन्होंने बनाया था वो संगठन संतुलित था और उसमें सभी को स्थान मिला हुआ। अब हमने खबर चलाई कि आरसीपी का भूत चला रहा है संगठन, ठीक है, आज भी जदयू का, तो उसके तुरंत 2 दिन बाद संगठन को जैसे बना वैसे ही बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया। अब हड़बड़ी में बिया तो कनपट्टी पर सिंदूर होगा, पंडित जी का मंत्र गड़बड़ा जाएगा, कुछ मंत्र छूट जाएगा, कुछ लोगों को भोजन कराइएगा, कुछ लोगों को नहीं करा पाइएगा, छूट जाएगा। तो ये यहाँ ये होता है और यही कहीं ना कहीं जदयू के इस नए संगठन में हुआ। आफ्टर में देखिए कि संगठन बने हुए काफी समय हो गया, लॉन्च हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक उसमें विसंगतियां नजर आ रही हैं। आज जो मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको लाने के पीछे मकसद ये है कि जदयू के समीकरण में कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी मजबूत हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं जिनको लगातार बाहर किया जा रहा है छट छट कर जी। इस बात में कोई संशय नहीं है कि आज भी नीतीश कुमार के दिल में एक बड़ा स्थान आरसीपी सिंह के लिए है जी। लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह को पूरी तरीके से नीतीश का दुश्मन बना दिया गया, प्रदर्शित किया गया सबूत और मतलब जो कुछ फैक्ट्स उनके सामने रखे गए, उस वजह से आरसीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से तो पार्टी से हटना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य को बदलने में पार्टी को 1 साल से ऊपर लग गया जी। ये साबित करता है कि आरसीपी सिंह सही ढंग से सब कुछ चला रहे हैं। आरसीपी सिंह के हटने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा भी हटे जी। ये नीतीश कुमार के एक और बड़े एसेट हो सकते थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के बाद नीतीश के साथ आए थे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का चुनावी फायदा नीतीश नहीं उठा पाए और घाटा हो गया, बिल्कुल घाटा ही हो गया। अब देखिए कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने तो कमजोर किया था लेकिन 3% 4% वोट उनका किसने काटा था? उपेंद्र कुशवाहा ने।
उनके जातीय संगठन समीकरण, उस पर कहीं ना कहीं चोट उपेंद्र कुशवाहा ने किया था और इसीलिए वशिष्ठ नारायण के माध्यम से उनको वापस लाया गया। अब उनका उपयोग तो चुनाव में ही ना हो पाता। यहाँ तक कि कुर्मी चुनाव में जहाँ कुशवाहा बहुल जनसंख्या थी, प्रत्याशी कुशवाहा था, वहां भी उपेंद्र कुशवाहा को इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब ये आत्मघाती कदम, हाँ बिल्कुल आत्मघाती कदम ये उठाया गया। यानी पार्टी को घाटा हो जाए लेकिन कुछ लोगों को कुछ पदों पर नहीं आने दिया जाएगा, ये साफ दिख रहा है। और ऐसे लोग खासतौर पर जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, इन लोगों की लिस्ट लंबी है। उपेंद्र कुशवाहा ही अकेले नेता नहीं है जो जदयू से बाहर गए हैं। इसके बाद बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें एक एक करके लोग बाहर जाएंगे। उनको पद नहीं दिया गया, पद दिया गया तो संटिंग में डाल दिया गया। संटिंग में आपने देखा होगा, हाल ही में एक बड़ा बढ़िया वेब सीरीज आया था खाकी, जिसमें संटिंग में डालने पे क्या होता है समझाया गया था। आप पद पर हैं लेकिन आप एक्टिव नहीं रह सकते हैं, आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, काम नहीं कर सकते हैं खुलकर। और ये कहीं ना कहीं कई नेताओं के साथ हो रहा है। हम शुरुआत सबसे बड़े नेता के साथ करेंगे जिनके ऊपर विवाद हुआ था, तो अगले दिन पार्टी और ललन सिंह चले गए थे बैकफुट पर, केसी त्यागी की चर्चा, बिल्कुल केसी त्यागी। लेकिन इनके नाम को लेने से पहले मैं इतना जरूर बता दूं कि कौन आखिर वो कैंसर और कोढ़ बन गया है, कौन वो विभीषण बन गया है जो नीतीश कुमार के लोगों को पार्टी से अलग करवा रहा है, चुन चुन कर। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नीतीश के करीबी, बल्कि नीतीश के अपने, आरसीपी अपने, उपेंद्र अपने, एक सहोदर भाई तो एक मैंने वही बात है, चचा का लिखा है, ठीक है बोले आप। और लौकुश समीकरण कैसे कमजोर कर सकते हैं? चिराग पासवान दलितों को छोड़कर कैसे चल सकते हैं? भाजपा सवर्णों को छोड़कर कैसे चल सकती है? यादवों को छोड़कर राजद का क्या अस्तित्व बनेगा? और वैसे मुसलमानों की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये जातीय समीकरणों पर आधारित छोटी पार्टियां हैं और इनको इसी आधार पर ही पहचान मिलती है। और कल ही मैंने समझाया था कि मौलिकता छोड़कर अगर कोई राजनीति में आगे बढ़ता है तो उसकी व्यापकता तो मिल जाती है लेकिन मौलिकता समाप्त हो जाती है। और यही कहीं ना कहीं जो जदयू का संगठन देखने पर ये समझ में आ रहा है। ललन सिंह ने अपनी तरफ से तो बैलेंस कर लिया, लेकिन जो प्रभाव उन्होंने कम किया उसमें कई नेताओं का प्रभाव कम हुआ। हम शुरुआत करते हैं केसी त्यागी से ज्यादा मुखर और केसी त्यागी से ज्यादा नीतीश के एजेंडे को चलाने वाला, नीतीश के बातों को समझाने वाला, नीतीश की पॉइंट्स बढ़ाने वाला, राष्ट्रीय राजनीति में जदयू को डिफेंड करने वाला कोई है क्या? पवन वर्मा थे, हट ही गए। प्रशांत किशोर थे, हट ही गए। अब बात अगर केसी त्यागी तक पहुंची है और उसका हवाला क्या दिया जा रहा है कि केसी त्यागी संगठन में काम करना नहीं चाहते थे। नहीं, केसी त्यागी ने खुद कई बार मतलब दबी जुबान से कहा, जदयू ने कहा कि केसी त्यागी काम नहीं करना चाहते थे जी। ललन सिंह ने कहा कि वो थक चुके हैं या उन्होंने निजी कारण बताया, लेकिन खबर यह है कि केसी त्यागी ललन सिंह के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वही बात है। देखिए ललन सिंह ना तो समीकरण में जदयू के फिट होते हैं, जबरदस्ती अगर बिठा दिया जाए तो काम तो चल सकता है लेकिन उस समीकरण को आप संभाल नहीं सकते हैं। लौकुश को संभालने में काफी विफल नजर आए हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं के कार्यकाल में आरसीपी भी गए और उपेंद्र कुशवाहा भी गए? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। अब तो केसी त्यागी भी चले गए। केसी त्यागी नहीं होने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर जदयू को कोई नामलेवा नहीं बचा। अब किसको भेजिएगा दिल्ली? बिहार छोड़कर ना अशोक चौधरी जाना चाह रहे हैं, ना संजय झा जाना चाह रहे हैं, ना श्रवण कुमार जाना चाहते हैं। विजेंद्र यादव का उम्र हो गया, कायदे से तो विजेंद्र यादव को छुट्टी देनी चाहिए थी जो उनका उम्र है, जो उनकी तबीयत की स्थिति रहती है। नीरज कुमार की छुट्टी होनी चाहिए थी, अब ये कार्डियो करा के आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों से काम चलाया जाएगा और जो लोग पार्टी में उन समीकरणों को चुनौती दे सकते हैं जो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है नीतीश के पैरेलल, उनको बाहर किया जा रहा है। और इसका कारण ये भी है चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि हमारी सत्ता को, हमारी ताकत को कोई चुनौती ना दे सके। अब बेहतर समझ गया हूं दर्शक मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। केसी त्यागी के बाद सबसे बड़ा नाम बिहार से आता है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी के लोगों को छांटकर संगठन से और उन्हें दोबारा फिर जोड़ने के लिए भाया मीडिया आना पड़ा। कोई संजय झा के माध्यम से जुड़ा, कोई जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके माध्यम से जुड़ा। मतलब संगठन के शीर्ष तक कोई गाड़ी नहीं चलती है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि संगठन में केवल एक ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये भी अपने आप में एक बड़ा खेल है। अब ये व्यक्ति मंगनी लाल मंडल नीतीश के करीबी हैं कि ललन सिंह के करीबी बन जाएंगे आगे चल के, इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है। ये कैसे पावर शिफ्ट होगा इस पे सब कुछ कहीं ना कहीं बैलेंस बनता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
एक और बड़ा नाम बिहार की राजनीति में रहा, राजीव रंजन दीघा से चुनाव लड़े थे और दीघा से चुनाव लड़कर उन्होंने कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ समझिए गेम, यहाँ चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं था। भाजपा को पटना की सीटों पर जो चुनौती देता है जदयू की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, वो शहीद होने के लिए ही लड़ता है जी। और नीतीश की साख बचाने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, मुंगेर से चुनाव लड़ने गए थे, सॉरी मोकामा से चुनाव लड़ने गए थे नीरज कुमार जी, ये नीतीश की साख बचाने गए थे। और वहां अगर वो शहीद भी हो गए तो पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया ना, प्रवक्ता बनाया, फिर उनकी भी छुट्टी हुई थी बैलेंस चेक बैलेंस करने में, क्योंकि वो ललन सिंह के करीबी कहा जाएगा तो आरसीपी सिंह ने छुट्टी कर दी थी। और आज कहीं ना कहीं मेन बात है कि देखिए, केवल समीकरण उतना ही नहीं है कि राजीव रंजन को हटा दिया गया। राजीव रंजन जिस कायस्थ समाज से आते हैं, उसको चेहरा बिहार में जदयू ने कम दिया है। आप लौकुश समीकरण में कुशवाहा को बैलेंस करने के लिए खाली कुशवाहा भर दिया गया है। उसमें से आपको सबसे बड़ी मजेदार बात तो आपको ये समझ में आई होगी, उसमें ज्यादातर लोग अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रमों में जा रहे हैं जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार ललन सिंह के लिए, बिल्कुल, कि कैसे उन लोगों को रोक पाइएगा। वो आपके यहाँ भी है, वो वहां भी है। और राजीव रंजन जो कि पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता थे, सभी बड़े मंचों पर जाकर अपनी बात रखते थे और कहीं ना कहीं नाराज भी थे, इस बात से नाराज थे कि उन्हें बार बार मौका नहीं दिया जा रहा है। और ललन सिंह आए तो उनको छुट्टी कर दी गई। एक और व्यक्ति आपको याद होगा, पूर्णिया के सांसद हैं संतोष कुशवाहा, इनकी भी छुट्टी की गई है। ये भी नाराज होकर जाके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से मिले थे। इनके ऊपर भी आरोप लगता है कि आरसीपी सिंह के गुट के आदमी थे, तो बीच में इन्होंने आरसीपी सिंह को छोड़ा भी। बहुत मुश्किल से उमेश कुशवाहा बचे थे, अपनी कुर्सी ने बचाई थी, उन पर भी आरसीपी सिंह का टैग लगा हुआ था, संजय झा पर लगा हुआ था। तो इन लोगों का भी एक 3-4 लोगों का लिस्ट है जो कि निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया। निखिल मंडल को भी दोबारा नहीं रखा गया। निखिल मंडल ने जो उनकी समस्याएं थी उनको दूर कर लिया था, नीतीश से मुलाकात कर ली थी। नीतीश कुमार ने कहा भी था कि आपको समय में मौका फिर दिया जाएगा, उनका भी नाम गायब कर दिया गया। और इनके नाम को गायब करके कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो नीतीश कुमार के करीबियों को एक एक करके छांट रहा है। उनको ऐसी स्थिति में डाल रहा है कि वो संटिंग में चले जाए, वो प्रभाव नहीं बना पाए या कोई विरोधी गुट पैदा ना हो जो कि चुनौती दे सके उस बादशाहत को। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रामेश्वर महतो एक एमएलसी है जदयू के, जो नीतीश कुमार के कहने पर एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उस कार्यक्रम में जाने से सबको रोक दिया गया जी, पार्टी के सारे पदाधिकारियों को रोक दिया गया, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। ये क्या साबित करता है? जदयू के अंदर उनकी भी छटाई कोई ना कोई कर रहा है जी। और एक एक करके इन लोगों का नाम आ रहा है। एक और नाम आया है जी, परिमल नाम है जी। ये आईएएस का कोचिंग चलाते थे जी, दिल्ली के बड़े उद्यमियों में से एक आते हैं, शिक्षाविद है ये। वहाँ दिल्ली में रेडियंट नाम का एक कोचिंग चलाते हैं जी। इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। दिल्ली में कोचिंग चला रहे थे, कई आईएएस बिहार में पैदा किए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका नाम लीजिएगा तो झटका लग जाएगा जी। इन जहां एक तरफ ये अपना काम में लगे हुए थे, वहीं बिहार से इनका लगभग मान के चलिए छूट चुका था कनेक्शन। नीतीश कुमार ने दिल्ली प्रवास के दौरान इन्हें बिहार बुलाया जी। इनकी राजनीतिक रुचि नहीं थी, लेकिन इन्हें अपनी पार्टी से जोड़ा। नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर ये पार्टी से जुड़े। नीतीश कुमार ने इन्हें सीधे प्रवक्ता बना दिया जी। और ये विभिन्न पार्टियों, विभिन्न चैनलों पर अंग्रेजी में और हिंदी में पार्टी का स्टैंड रख रहे थे। जहाँ किसी तक नहीं आते थे वहां जाते थे जी। इसके अलावा माधव आनंद भी साथ में थे जी। माधव आनंद एक ऐसे नेता थे जो कि दोनों भाषा में कहीं ना कहीं पार्टी को डिफेंड करता थे, लेकिन इसी तरीके की अनदेखी की वजह से वो आज उपेंद्र कुशवाहा चले गए। लेकिन अब बात यहाँ यही है कि एक अगर माधव आनंद चले जाते हैं पार्टी छोड़कर, तो उसको बैलेंस करने के लिए पार्टी को एक शिक्षाविद चाहिए ना जी। माधव आनंद एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, वो अर्थशास्त्र के बड़े जानकार रहे हैं और उनकी उपयोगिता जदयू में काफी रही थी। अब उनकी गैर हाजिरी में कहीं ना कहीं परिमल का नाम ऊपर आ रहा था, लेकिन बहुत चालाकी से इनके नाम को काट दिया गया और इनको महासचिव बनाकर संटिंग में डाल दिया गया। खबर तो आई कितने नाराज हुए थे कि नीतीश कुमार से मिलकर इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें उमेश कुशवाहा और अन्य लोगों ने, शिला मंडल, उमेश कुशवाहा और जितने नेता हैं पार्टी के, उन्होंने रोक लिया। लेकिन नाराजगी इतनी है कि चूंकि कोई व्यक्ति प्रवक्ता है, उसे नीतीश कुमार प्रवक्ता बनाते हैं, दिल्ली की जो एक बड़ी बनाई व्यवस्था है उसको छोड़कर बिहार बुलाते हैं, बिहार में काम करने के लिए तैयार थे। और जब संगठन का निर्माण हुआ तो उनकी
छुट्टी करके उनको साइटिंग में डाल दिया गया। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि जदयू में इससे पहले कन्हैया सिंह भी शिक्षाविद थे, वो भी जदयू से जुड़े हुए थे, आरसीपी गुट के थे, उनको भी छुट्टी कहीं ना कहीं कर दी गई, वो भी चले आए अब आरसीपी सिंह के साथ। तो जदयू में क्या शिक्षाविदों की कमी नहीं हो गई? मल्टीलिंगुअल बोलने वाले लोगों की कमी नहीं होगी? प्रवक्ता के तौर पर जो निखिल मंडल का काम था, जो राजीव रंजन का काम था, जो परिमल का काम था, इनको कौन कर पाएगा? जी, स्पेस खाली है, एक बड़ा स्पेस आपने खाली छोड़ दिया है। और खबर आ रही है कि आगे चल के इनको कंपनसेट करने की तैयारी कर रही है पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार एक बार में ही लिए गए ललन सिंह के फैसले को बदल तो नहीं सकते हैं। और अगर धीरे धीरे करके बदलेंगे तो ठीक है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते ललन सिंह। लेकिन यदि अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ललन सिंह, तो अगला नंबर किसका है आप समझ सकते हैं। देखिए, जो हथौड़ी चीज़ों को तोड़ती है, किसी दिन वो हथौड़ी भी टूटती है। और यही कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक सार है जदयू का। जदयू के संगठन में हड़बड़ी में तो निर्माण उस संगठन का कर दिया गया, लेकिन नाराज लोगों की लंबी लिस्ट है, जिस लिस्ट में शिक्षाविदों का खास तौर पे एक बड़ा नाम है, जिनको पार्टी ने इग्नोर कर दिया है या साइडलाइन कर दिया है। किस मजबूरी में हुआ है? क्या अंदर पार्टी के कोई विभीषण है जो कि ऐसे कार्यों को कर रहा है? नीतीश के अपने को, नीतीश के करीबियों को चुन चुनकर छांट रहा है ताकि कोई नीतीश की कुर्सी पर दावा न ठोक सके, किसी को नीतीश अपना उत्तराधिकारी न बना सके। और यही कहीं ना कहीं आज जदयू के पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर नेताओं के बीच गैंगवार की स्थिति, जदयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार पार्टी के अंदर कार्य करते हैं, पार्टी के अंदर उनके कद को छोटा करने की कोशिश करते हैं। अमूमन हर पार्टियों में ऐसा चलता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में इतनी ज़्यादा है कि सतह पर आकर अक्सर दिखने लगती है। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से नई कमेटी के गठन के साथ ही दिखने लगा है।